ही नहीं है। दोनों हैसियत से तरक्की पसंद शायरी और तरक्की पसंद शायरी के बाद आवारा सजदे के हवाले से उनकी जो शख्सियत बनती है, इसके बनने में एक तवील अरसा गुजरा है। इस लिहाज से भी कि उन्होंने जो जिंदगी पाई है, जहां से उनका अपना सफर शुरू होता है, अगर हम उन चीजों को भी थोड़ी बहुत उस पर नजर डाल लें तो समझने में आसानी होगी कि सफर एक शख्स का किस नुक्ते से शुरू होता है और किस बुलंदी पे जाके खत्म होता है, और फिर वापस उसी नुक्ते पर आकर वो जिन ख्वाबों की तकमील चाहता था उसको अमली सूरत पे भी देखने की कोशिश करता है। तो मेरी गुफ्तगू का हिसार यही होगा और मैं इसी पर गुफ्तगू करूंगा। लिहाजा मैं अपनी बात को यूं शुरू करता हूं कि कैफी आजमी का नाम, जैसा कि आप जानते हैं, सैयद अतहर हुसैन रिजवी था। आजमगढ़ की पैदाइश, मजमुआ गांव, ऐसा गांव जिसका नाम कैफी आजमी से पहले हिंदुस्तान के लोग बहुत कम जानते थे। कैफी के आने के बाद उस गांव की शोहरत हुई, शेरगोई की इब्तिदा की। घर का माहौल पूरी तरह शेर अदब के लिए साजगार था। वालिद और 3 बड़े भाई शेरगोई से शगफ करते थे। हमशीरा कैफी को मरसिया सुनाती। घर से बाहर अदबी मजालिस शेरी ज़ौक़ की तस्कीन का अव्वल जरिया थे। अंदर और बाहर की दुनिया में नगमगी से सरशारी पैदा करने के तमाम वसाइल मौजूद थे। शख्सियत की तामीर के लिए इल्मी और तरबियती वसाइल में एक नूह की हमारी। लिहाजा ऐसे माहौल में शायराना रविश इख्तियार न करने की कोई वजह नहीं थी। कैफी ने 11 साल की उम्र में अशार गाए और मानी जायसी की सदारत में पहला मुशायरा भी पढ़ा। नीज दादो तहनीर से नवाजे गए। मुशायरे के बाद शुरका ने तो तारीफ की, लेकिन अशार की मिल्कियत मशकूक समझी गई। एक 11 साल का लड़का इतनी साफ जबान और बहर वजन में अशार पढ़े तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये ताज्जुब तो हुआ। उनके वालिद ने भी शक किया। नतीजे के तौर पर अतहर को शेर कहने का मलका हासिल है, ये उनके वालिद को भी ये बात यकीन नहीं आ रही थी। लिहाजा असद मियां इस दरमियान उनके भाई ने हिमायत की और कहा कि अगर ऐसा है तो हम इम्तिहान ले लेते हैं। लिहाजा कैफी इम्तिहान से गुजरे। बर वक्त एक मिसरा दिया गया। उस मिसरे पे उन्होंने गजल कही। वो गजल उन्हें याद नहीं थी। बाद में ये गजल बेगम अख्तर ने जब इस गजल को अपने संगीत के जरिए और गायकी के जरिए शोहरत दी तो फिर ये गजल सामने आती है। अशार कुछ यूं है, इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के घर मश्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। इस तरह के अशार उन्होंने कहे। अतहर हुसैन के वालिद खुश हुए और नाम कैफी रख दिया। अब तज्जिया किया जाए तो कैफी की कम उम्री में शेरगोई की सलाहियत, जबान की फहम, अरकान से आगही, उस माहौल का ही असर कहा जा सकता है जहां घर की तहजीबी जबान और माहौल की जबान में कोई बोध नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। कैफी ये तालीम के साथ हुई थी, लेकिन कैफी के साथ आते आते मामला ये हुआ कि उनकी 5 बहनें थी। 5 बहनें यके बाद दीगरे तब देख के मर्ज में उनका इंतकाल हो जाता है। लिहाजा वालिदैन को फिक्र थी, वालिदैन को ये फिक्र लाहक हुई कि घर में फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। लिहाजा कैफी फातिहा
सीखने के लिए मदरसे में दाखिल किए गए, लेकिन वो मदरसा भी आज की तरह का मदरसा नहीं था। वो काफ़ी उस ज़माने में मदरसे में ही तहजीब, तमद्दुन, ज़बान, इल्म, सकाफत ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। सदर वहाँ पे फातिहा पढ़ने के लिए दाखिल हुए, लेकिन एक तरक्की पसंद नक्काद ने यहाँ तक कहा और कैफी ने उसे अपनी आपबीती में कलमबंद भी किया है कि वो खुद फातिहा पढ़कर मदरसे से बाहर निकल आए। दूसरा ये हुआ कि तो ये कोशिश थी उनको उसकी तरफ आने की। दूसरी चीज ये हुई कि उनके यहाँ छोटी मोटी जमींदारी थी और जमींदारी का काम उनके घर में था, जमींदार घराने के थे। बचपन का अरसा इनका जो गुजरा है, ये बचपन का अरसा जो इनका गुजरा तो उसमें खुशहाली थी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन गांव में जिस तरह की कैफियत एक जमाने, वो ताउन का फैलना, फिर उसके बाद तब्दील का आना, ये तमाम चीजें चलती रही। इसका असर उनके यहाँ भी पड़ा और जैसा कि मैंने कहा कि उनकी आवाज, उनकी घर में 3-4 बहनों के जाने के बाद मदरसे में दाखिल किए गए, ये एक सिलसिला था। दूसरा जो था माश के जमींदार थी, लेकिन वालिद जो है वो चले जाते हैं तहसीलदार होकर, वो मुलाजमत इख्तियार करते हैं। अब उसके बाद उनके जो चचा थे जमींदारी का काम देखते थे, तो जमींदारी का काम देखने में होता ये था कि उस जमाने में जब फसल की कटाई होती थी, और मेरा ख्याल है कि आज भी ये सिलसिला बंद नहीं हुआ है, तो पोटली बनाई जाती थी, अनाज की पोटली बनाई जाती थी और हर छठी पोटली जो है वो मजदूर को दी जाती थी। उनके यहाँ ये सिलसिला था और उनका काम ये था कि वो ये देखें कि वो मजदूर सही तरीके से ये काम कर रहे हैं या नहीं। इस दरमियान ये देखा गया कि कोई एक खातून थी, बूढ़ी थी, वो देख रहे, उन्होंने भी कुछ अनाज पसंदाज किए थे और एक लड़की जो खूबसूरत सी लड़की थी, उसको वो भी उस छठी पोटली में कुछ ज्यादा अनाज था। लेकिन कैफी ने इस बात को नजरअंदाज किया, इस पर उनकी सरजनिश हुई और सरजनिश होने के बाद ही उन्हें इस काम से हटाकर वो मदरसे में तालीम के लिए भेज दिया गया था। मदरसे में जाने के बाद तो ये एक दूसरी बात हुई कि मजदूरों के तई और उसके साथ सिन्फ नाजुक के तई उनकी हिस्सासियत आम आदमी की तरह थी। जमींदार घराने में अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ जुल्म जबर का माहौल होता है और किसानों के साथ, मजराओं के साथ, मजदूरों के साथ जो उनके घर में काम करते हैं, वो उसे उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से एक जमींदार देखता है। कैफी के यहाँ जो तरबियत हुई या उनके घराने की जो तरबियत थी, उसमें ये चीज उनके यहाँ आई कि उनके मजदूरों के सिलसिले में उनके पास एक नर्म जज्बा पैदा हो गया था। दूसरी बात यह हुई कि जब वो मदरसे आए तो मदरसे का माहौल तो जाहिर है बहुत सख्त होता है, वहाँ की सख्ती भी होती है। तो मदरसे में उन्होंने अपने कुछ मुतालबात बनाए और बनाने के बाद उन्होंने सदर मुदर्रिस को हवाले की कि हमें कमेटी बनाने की इजाजत दी जाए। लेकिन मदरसे में इस बात को सदर मुदर्रिसीन और उनके जो अरकान थे उन्होंने तस्लीम नहीं किया। नतीजतन उन्होंने स्ट्राइक कर दी, मारपीट हुई और हॉस्टल बंद कर दिया गया। जैसे हॉस्टल बंद करने के बाद ये फुटपाथ पर आ गए, लेकिन जलसा जुलूस का सिलसिला चलता रहा। और इस वक्त उनकी यहाँ एक मोड़ देखिए, एक गजल खानी से वो नज्म खानी की तरफ राग़िब होते हैं, अपने जलसों में वो नज़में पढ़ते हैं। और उसी वक्त नज्म पढ़ने के दौरान अली अब्बास हुसैनी वहां तशरीफ लाते हैं। एक बारिश बुजुर्ग बाग में उनसे उनका तारुफ हुआ था। उन्होंने देखा, उनके अंदर जो आग थी उस आग को महसूस किया और जलसा खत्म होने के बाद वो नज्म मिली और नज्म लेकर अपने घर गए। उनको और उनके 2-4 रुफका को लेकर उनके घर गए, वहां बैठाया, चाय पिलाई, तवाज़ो की और अपने बेटे से कहा कि आप जाकर देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे उस जमाने में सैयद एहतशाम हुसैन,
आप उन्हें खबर कीजिए, उन्हें ले आइए। फौरन सैयद एहतशाम हुसैन साहब आते हैं। इस बात से ही अंदाजा होता है कि उस जमाने में अली अब्बास हुसैनी की शख्सियत क्या थी। प्रेमचंद के बाद वो दूसरा बड़ा नाम था। बाज नक्काद ने ये भी लिखा है, सैयद एहतशाम हुसैन, और वहां बैठकर ये निकला कि 1.5 साल तक मदरसा बंद रहा, मदरसा खुला, मुतालबात तस्लीम किए गए, लेकिन पादाश में अतहर हुसैन को मदरसे से बाहर कर दिया गया। अब हजरत मदरसे से बाहर होने के बाद वो चाहते ये थे कि अगर यहाँ से वो तालीम हासिल करेंगे तो उनका सिलसिला वो किसी तरह से अंग्रेजी तालीम की तरफ राग़िब होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने आला काबिल और फारसी मुंशी और मुंशी कामिल की सनद हासिल की, और यही सिलसिला यहीं तक उनका जो है सिलसिला रह जाता है। लेकिन तालीमी से सिलसिला सियासत और शायरी में बराह रास्त दिलचस्पी से मुनक़ता हो गया। क़याम लखनऊ के दरमियान तरक्की पसंद शुअरा के हमजलिसी हासिल हो गई थी। अली सरदार जाफरी थे, उनकी हिमायत उन्हें हासिल थी, और उन्हीं की हिमायत की वजह से वो इतने दिनों तक वहाँ वो अपनी तहरीक जारी रखे। यहाँ 2 चीज़ें पैदा हुई। एक ये कि उन्होंने उनके अंदर तंजीमी सलाहियत पैदा होने लगी, जो हुई थी उसको बरूएकार लाया, और दूसरी ये बात कि उन्होंने अपने स्ट्रीम लाइन के हिसाब से ही तालीम हासिल की। घर का जो माहौल था, घर में उन्होंने जो पढ़ा था, फारसी की किताबें और उर्दू की किताबें जो पढ़ी थी, उसी स्ट्रीम लाइन से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद कानपुर जाते हैं, कानपुर से बम्बई चले आते हैं, और बम्बई आने के बाद उनकी जिंदगी में और रफ्तार आ जाती है, और वो पूरी तरीके से तहरीक के साथ होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो जाते हैं। उनको वहीं से मामूली तनख्वाह मिलती है 45 रुपए की, जिसमें 30 रुपए वो रिहाइश का खर्च, खाने का खर्च जाता था, और 15 रुपए में दूसरे अखराजात। इस दरमियान